2022 पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा डूब गया। यूएन की अपनी रिपोर्ट है कि तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के करीब लोग इस सैलाब की जद में आ गए। और यकीन करें, ये कनाडा की पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन बनती है। दोस्तों, लोगों के घर, फसलें और ख्वाब सब पानी की नजर हो गए। लोगों ने समझा शायद ये आखिरी बार है, लेकिन 2025 में ठीक 3 साल के बाद दोबारा पानी आता है और इस तरह की सैलाब की तबाहकारियां होती हैं कि करोड़ों लोग दोबारा पानी की जद में हैं। शहरों के शहर डूब गए, हाउसिंग सोसाइटियां डूब गई, एंड यू नेम एनीथिंग एंड इट वाज वैनिश्ड। लेकिन ये असल स्टोरी 2022 से 25 की नहीं है। असल स्टोरी 180 साल पुरानी है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स आप देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन्ड है, इंडस रिवर में ये पोटेंशियल है कि वो चंद दिनों में नहीं, चंद घंटों में शहरों के शहर और कई बस्तियां डबो सकता है। 180 साल पहले भी लोग डर रहे थे, आज भी लोग डर रहे हैं। 1950 में हजारों जाने गई, 1973 में 90 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस हो गए, 1976 में 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पानी की जद में आ गया, डूब गया, और 1988 में तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोग सैलाब की जद में थे, डिस्प्लेस हो गए। आखिर ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? क्या इसमें हमारी अपनी गलतियां हैं, क्लाइमेट चेंज है, डैम्स ना बनाने की वजह है, या कुछ और गलतियां हैं? आइए इसी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सैलाब अपने साथ सिर्फ तबाहकारियां, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेकर आता, ये बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। आपके मुल्क में हेल्थ क्राइसिस क्रिएट होती है, खासतौर पर छोटे बच्चों और बूढ़ों के लिए जानी खतरा बन के आता है। लेकिन इंडस की एक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की 90% ज़राअत इंडस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और ये वो दरिया है जो पूरे पाकिस्तान की अजनास की कमी को पूरा करता है, फूड सप्लाई इंश्योर करता है। लेकिन जब ये इंडस अपनी आबोताब में आता है तो करोड़ों लोगों को साथ बहा कर ले जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, जिसको सिंध तास मुआहदा भी कहते हैं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दरियाओं की तकसीम की गई। मशरकी दरियाओं को, जिसमें रावी, सतलुज और ब्यास है, ये इंडिया को दे दिए गए, और मगरबी दरिया झेलम, चनाब और सिंध ये पाकिस्तान के हवाले किए गए। पेपर पे तो ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए ये अनस्टेबल साबित हुआ। देखिए, 1950 में पाकिस्तान के पास पानी की जो अवेलेबिलिटी थी वो 5,600 क्यूबिक मीटर्स थी, जबकि आज ये 1,000 क्यूबिक मीटर्स रह गई है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। दोस्तों, जब बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान के पास स्टोरेज की कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन की है, जो कि अलार्मिंगली कम है। ग्लोबल मिनिमम 120 दिन है। ये एक और बहुत बड़ा रिस्क है। ऊपर से इंडिया अपनी साइड पे दर्जनों के हिसाब से डैम्स बना चुका है। उन डैम्स के जरिए इंडिया ने अपने पास पानी का स्टोरेज बेहतर बना लिया है, जबकि पाकिस्तान की साइड पर आप देखें तो पॉलिटिकल क्योस की वजह से इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार रही। इकोनॉमी की क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से हर साल आप देखते हैं कि पाकिस्तान को सैलाब के खतरात रहते हैं, और हर 2 से 3 साल के बाद पाकिस्तान इसी तरह की एक नई ट्रेजेडी के साथ फिर से फाइट कर रहा है। जुलाई 2010 में जब किसान फसलों में मसरूफ थे और बच्चे गलियों में खेल रहे थे, एकदम सैलाब आता है, और उस सैलाब से तकरीबन 2 करोड़ के करीब पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं। ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 10वां हिस्सा है। इससे अंदाज़ा लगाएं तबाहकारी किस किस्म की थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 43 बिलियन डॉलर, तकरीबन 43 अरब डॉलर की तबाहकारियां हुई। 2010 में पाकिस्तान का जीडीपी 170 अरब डॉलर था, उसमें से 43 अरब डॉलर का नुकसान होना एक जलजले से कम नहीं है। 1950, 1973, 1976, फिर 88, 2010, 2022 और अब 2025। इसके बीच में फ्लैश फ्लड्स भी आते रहे, जैसे 2014 में फ्लैश फ्लड्स आए। उससे छोटे लेवल की तबाहकारियां की, लेकिन फ्लड्स वो भी थे। क्या ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा? देखिए, फ्लड्स अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। जब फ्लड्स आते हैं 8 से 10 मिलियन के करीब लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। हेल्थ हैजर्ड से एक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट होती है, आपकी इकोनॉमी का रुख उस तरफ भी मोड़ना पड़ता। साथ एग्रीकल्चर की तबाहकारियां होती हैं, मिलियंस ऑफ एकर्स के हिसाब से फसलें तबाह हो जाती हैं, उससे फूड इनसिक्योरिटी का इशू पैदा होता है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, दुनिया से जो फॉरेन एड आती है उसको चैनलाइज करने की एक अलग मिस है। 2025 में आप देखेंगे कि रावी, जिसको दरिया कहना लोग भूल गए थे, और जिस पे आबादकारियाँ इस तरह थीं कि रावी के अपने बेड में हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी, और 1988 के बाद से अब तक लोग पिछले
37-38 साल से भूल चुके थे कि रावी भी कोई दरिया था। आज उसी रावी ने दोबारा अपनी जगह वापस ली, और जब उसने अपनी जगह वापस ली तो उसने शहरों के शहर डबो दिए, लोगों के जानो माल के इतना बड़ा गवर्नेंस क्राइसिस क्रिएट हुआ कि आज लाहौर से लेकर मुल्तान तक और मुल्तान से सिंध तक कई सूबे मुख्तलिफ दरियाओं के सैलाब की वजह से जद में हैं। पाकिस्तान आज ऐसी तबाहकारी को फेस कर रहा है जो तबाहकारी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन क्या इसका कोई हल भी है, या हम हर 3-4 साल के बाद इसी तरह के किसी न किसी मैस का शिकार रहेंगे? साउथ एशिया का पूरा रीजन फ्लड की लपेट में रहता है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब में फ्लड्स आते हैं। लेकिन जो फ्लड की तबाहकारियां पाकिस्तान में होती हैं वो एक किस्सा ना तमाम है। COP27 ने लॉस एंड डैमेज फंड एक्सेप्ट। IMF ने लिखा कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को क्लाइमेट चेंज से अलग नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज के हवाले से चाइना डैम्स बिल्ड कर रहा है, उस डैम से वो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूरोप और US क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फंडिंग कर रहे हैं। गल्फ का रीजन हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या ये सब हमारे लिए काफ़ी है? क्या हर 3-4 साल के बाद जो सैलाब आते हैं उसमें जो तबाहकारियाँ होती हैं उसके लिए ये इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं? अभी 2025 के सैलाब की तबाहकारियों को देखते हैं। सिर्फ 2 महीने की बारिश हुई है, और इस 2 महीने की बारिश में ऐसी तबाहकारियाँ हुई हैं कि 60 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 1000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और इन 1000 अमवात में से 250 के करीब मासूम बच्चे हैं। ये UN एजेंसी की अपनी रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब के वो ज़रखेज़ इलाके जो पूरे पाकिस्तान को अजनास और रोटी मुहैया करती थी, वो सब इलाके इस वक्त खुद भूख और नंग का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि 22 लाख एकड़ के करीब फसलें पानी के नीचे दब चुकी हैं। हालात ये हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 25% आटे की कीमत बढ़ चुकी है, और ये कीमत बढ़ती जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। मीलों के हिसाब से पुलें और सड़कें तबाह हो चुकी हैं, शहरों के आपस में राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। UN एजेंसीज़ और बहुत सारी एजेंसीज़, रिलीफ NGOs और गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लोगों तक किसी तरीके से रिलीफ, एड, फूड और ये सब एफर्ट की जाए। लेकिन आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं, और ये रसाई सिर्फ हेलीकॉप्टर या कश्ती के ज़रिए मुमकिन है। सोचिए इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में लोगों पे क्या बीत रही है। दोस्तों, सैलाब की तबाहकारियाँ जहाँ बहुत सारी बुरी खबरें, डिज़ास्टर्स, अमवात, कहत और परेशानियाँ लेकर आती है, वहीं ये किसी भी कौम की रेजिलियंस को भी टेस्ट करती है। एक कौम जो माशी बदहाली का शिकार है, जिसने पॉलिटिकल क्राइसिस आए दिन कोई ना कोई नया खड़ा हुआ होता है, ऐसी कौम को टेस्ट करने के लिए इस तरह के इम्तिहानात टाइम एंड अगेन ये साबित करते हैं कि ये एक बहादुर कौम है। आपको हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस फ्रंट लाइन पे सैलाब की तबाहकारियों को मैनेज करते हुए रिलीफ एंड एड एफर्ट्स में फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आएंगे। ये इस मुल्क के, इस कौम के हीरो हैं। उसके साथ आप 1122 को, पीरा फोर्स को और सिविल सर्वेंट्स को ना भूलिए, जो दिन रात, सुबह दोपहर शाम इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद ये सब काम कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो या फेडरल गवर्नमेंट, NDMA हो या PDMA, डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ और लोकल और इंटरनेशनल NGOs और एजेंसीज अपना काम जाफशानी से कर रहे हैं। हम इन सब के लिए दुआगो हैं कि ये अपनी एफर्ट्स जारी रखें, और मुल्क के इन हीरोज़ को हम पहचानते हैं और उनके लिए लंबी ज़िंदगी की दुआ भी करते हैं। लेकिन क्या ये सब काफ़ी है? इसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम फ्लड की इस फ्यूचर की तबाहकारियों से बच सकें। क्लाइमेट चेंज एक फिनोमिना है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। हम क्लाइमेट को रेगुलेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हाँ, उससे होने वाले जो डिज़ास्टर्स हैं, जो उससे होने वाली तबाहकारियाँ हैं, उसका डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए हमें रिजर्वॉयर्स बनाने पड़ेंगे, वाटर रिजर्वॉयर्स, डैम्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर का सिस्टम मुतारिफ करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें वॉर फुटिंग के ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ज़रिए अपनी बेहतर ट्रीटीज़ करनी पड़ेंगी जो वाटर के रेगुलेशन को इम्प्रूव करें। पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम्स और इस तरह की मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपके पास NDMA, PDMA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मज़ीद रिसोर्सफुल करने की ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर्स लोकल प्रोविंशियल सतह पे PDMAs के पास भी होने चाहिए, और इतने रिसोर्सफुल हों ये एजेंसीज जो अपने तौर पे बहुत सारे मामलात को हैंडल कर सकें, ताकि सिर्फ इंटरनेशनल
एजेंसीज की तरफ पाकिस्तान ना देखता रहे, पाकिस्तान अपने मसाइल को खुद भी रिजॉल्व कर सके। दोस्तों, इस फ्लड के मसले से हम जान नहीं छुड़वा सकते, हम कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर हमारी मैनेजमेंट और गवर्नेंस एफर्ट्स बेहतरीन होंगी तो आने वाले फ्लड्स में हम इस तरह की दर्दनाक कहानियाँ नहीं सुनेंगे। हमारे पास ग़ज़ाई किल्लत, सड़कें और पुलें तबाह होने की कहानियाँ और स्टोरीज़ नहीं होंगी, और हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि जब अगली दफ़ा सैलाब आए तो हमारी कहानियाँ मुख्तलिफ हों। लोग पाकिस्तान की क्राइसिस मैनेजमेंट की मिसालें देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पाकिस्तान के मौजूदा फ्लड के हालात को कैसे मैनेज किया जा सकता है इसमें अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।